चार गाड़ो बावन गाड़ो क्या बैठो आप लोग, सब लोग बैठो। जी सर, हम तो बैठ गए। बैठ के आप लोग बैठ के आप जानकारी पूरी दे रहे हैं। आप कह रहे थे तो जो रानी दुर्गावती के बारे में आप लोगों को जानकारी अच्छी बना हमारे दिख रही है, हमारे नहीं दिखा। रुक जाओ, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की बच्ची थी। तो उनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1924 और वो इकलौती संतान थी, मतलब भाई नहीं थे उनके। और ये अपने राजा संग्राम साहब, इनके 2 पुत्र थे, राजा दलपत साहब और राजा चंद्र साहब, 2 पुत्र थे। क्योंकि राजा संग्राम साहब ने शासन कहाँ से किया था? मंडला से। और उनकी मृत्यु के पश्चात इनने दलपत साहब ने शासन कहाँ से किया? सिंगौरगढ़ से। इसको राजधानी बनाया, यहाँ से शासन किया। और उनके देवर थे मंडला में। क्योंकि बीमारी में राजा दलपत साहब खत्म हुए, तब रानी दुर्गावती ने शासन संभाला। वो भी अपने लड़के वीर नारायण के गद्दी पे बैठा कर शासन में संभाला। अब रानी दुर्गावती और राजा दलपत साहब की पहचान कैसे हुई, इस बारे में बताएं। राजा दलपत साहब भी शिकार के शौकीन थे, तो वो भी मंडला से साइड शिकार खेलने आए थे। और रानी दुर्गावती शिकार की शौकीन थी, तो वो भी मतलब शिकार खेलने की आई थी। तो रानी दुर्गावती मचान पर बैठी थी और राजा दलपत साहब पैदल जा रहे थे। तो क्या हुआ कि शेर झाड़ियों में छुपा हुआ था। शेर ने जैसे ही राजा पे एकदम से छलांग लगाई, तो राजा ने जो तलवार हाथ में लिए थी मारे, तो वो तलवार शेर को न लग के पत्थर पे लगी, तो तलवार 2 टुकड़े हो गए। तो शेर जब कूद गया ऊपर, तो ये शेर का मुंह पकड़ करके, जबड़ा पकड़ करके ये लिपटे हुए थे। रानी दुर्गावती ने मंच पे से देखा, मतलब ये पेड़ के उस पे मचान पे से देखा कि कोई आदमी शेर से लड़ रहा है, तो उन्होंने वहाँ से तीरों की बौछार कर दी, शेर मर गया। अब यहाँ पर दोनों का परिचय होता है। आप कौन हैं, आप कौन हैं? उन्होंने बताया मैं चंदेल वंश की रानी हूँ, मतलब उनकी बच्ची है। और उन्होंने बताया मैं संग्राम साहब का पुत्र राजा दलपत साहब हूँ। इस पर उनका परिचय हो गया और फिर वो अपने अपने स्थान वापस हो गए। इसके बाद रानी दुर्गावती के वहाँ पर महुआ में एक मंदिर है, जो गोंड राजा, आदिवासी राजा और वहाँ के जो राजपूत राजा वो सम्मिलित पूजा पाठ करते हैं। तो उस समय रानी दुर्गावती ने एक लेटर भेजा कि अगर आप हमें चाहते हैं तो आप वहाँ आएँ और हमको ले जाएं। तो ये वहाँ पर मंदिर गए, दर्शन किया और इन्होंने उस लेटर को पढ़ा और फिर इनने वो तुम्हारे से उनके राजा के लिए लेटर लिखा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और शादी करना चाहते हैं। तो उनने राजपूतों की सभा बुलाई, राजपूतों ने उसको हामी नहीं करी। क्योंकि ये राजघराना बहुत बड़ा था, समर्थ था, लेकिन वो राजपूत लोग अपने आप को थोड़े उच्च और इनको निम्न मानते थे। इस कारण उन्हें हामी नहीं मिली। बोले ऐसा नहीं होगा। सब लोगों ने तलवारें निकाल ली कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजा की अकेली लड़की थी। और फिर इसके बाद ये जा करके वहाँ पूजा पाठ किए और वहाँ से रानी दुर्गावती का लेके आ गए। अब विरोध वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अकेले थे, सियाने थे, ये युवा थे। तो वो यहाँ लेके आए, फिर मंडला नहीं गए लेके, यहीं सिंगौरगढ़ में उन्होंने यहाँ पर रखा रानी दुर्गावती को। यहीं से राजा संग्राम साहब की मृत्यु के बाद उन्हें शासन किया, क्योंकि बीमारी में 1550 में खत्म हुए, तो फिर रानी दुर्गावती ने शासन किया। ये बात अकबर को, जो दिल्ली के दरबार में अकबर थे राजा, उनको पता चली कि सिंगौरगढ़ एक बहुत मतलब बड़ा मतलब क्षेत्र है, बड़ा मतलब साम्राज्य है और धनवान है। तो वहाँ एक रानी राज कर रही है, क्यों ना उसको अपने अधीन किया जाए। तो उन्होंने खबर भेजी, आइए, तो उन्होंने खबर भेजी कि सिंगौरगढ़ क्षेत्र को अधीन किया जाए। तो जैसे ही वहाँ का लेटर आया, तो रानी दुर्गावती ने कहा नहीं भाई, हमारा स्वतंत्र राज्य, हम क्यों किसी में मिलें। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक सोने की चूड़ियाँ रानी दुर्गावती को भेजी। उनके सेनापति लेके आए कि ये महिलाओं का काम है चूड़ियाँ पहनना, चूड़ी पहनो, राज नहीं चलाओ। तो इनने भी उतने ही वजन की सोने का पिंजड़ा भेजा कि मुसलमानों का काम है पिंजड़ा धुनना, रुई धुनना, रुई धुन को, राज नहीं चलाओ।
चूंकि बातों बातों में ये प्रतिद्वंदिता छिड़ गई, तो उन्होंने अपने सेनापति अश्वकाका को भेजा कि जाओ हमला करो और किसी प्रकार राज अपने अधीन करो। तो अश्वकाका जब यहाँ पहली बार आया तो वो यहाँ से हार के वापस चला गया। राजा को बतलाया, राजा ने कहा तुम एक महिला से हार के आ गए, धिक्कार है तुम्हारे लिए, भगो यहाँ से। तो वो गिड़गिड़ाया कि हम एक बार और मौका दो, हम और भी जो विद्रोही राजा हैं इनको साथ में लेके और वहाँ पर मुकाबला करेंगे। तो वो यहाँ आके मुकाबला किया, क्योंकि सेना मुझकी थी, रानी को पता चल गया। तो रानी ने अपने देवर को चंद्रसाय को चिट्ठी भेजी कि आप आए और मदद करें, क्योंकि अब वो देवर भैजाई का वो था तुम्हारे से राजनीतिक मतलब राजकाज का, तो वो नहीं आए। तो रानी दुर्गावती यहाँ से लड़ते हुए जा रही थी मंडला। तो जैसे यहाँ चारों तरफ से पहाड़ है ना, तो यहाँ उनने मोर्चा संभाला, यहाँ तो वो जीत गई, लेकिन फिर वहाँ लड़ते हुए जा रही थी। तो वो वहाँ पहाड़ पड़ता है बरेला के पास, जहाँ उनका वो नर्रई नाला जहाँ उनकी समाधि है, वहाँ पर उनने मोर्चा संभाला। तो क्या हुआ कि उस दिन तो जीत रही, लेकिन रात में रानी दुर्गावती ने कहा कि रात ही में हमला करें। तो सेनापति बोले अपने हिंदू धर्म में ये नहीं है, दिन में अपन लड़ाई लड़ें। और रात में उनकी जबलपुर से वो पीतल की तोप पहुंच गई। पीतल की तोप से जब उनने हमला किया तो तोप के गोला पहुंचे तो हाथी तितर बितर होने लगे। और रानी दुर्गावती के जो हाथी तितर बितर होने लगे तो सरमन हाथी से कोशिश करी, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई, क्योंकि ऊपर का तालाब भी फोड़ दिया था, वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा रानी दुर्गावती को तोप तो नहीं कर पा रही कुछ, तो बोले अब तीरों से हमला करो। तो तीरों में जो वहाँ चंद्रसाय की सेना के जो थे गुप्तचर, उन्होंने हमला किया। तो वो उस हमले में उनका पुत्र वीरनारायण घायल होगा, तो उसको तो उन्होंने चौरागढ़ भेज दिया। वो लड़ाई लड़ते ही रही, एक तीर उनकी आंख में लगा तो उनको वेदना सहन नहीं हुई। तो उन्होंने महाराज से कहा कि ये कटार लेके हमारा प्राण निकाल दो। तो महाराज नहीं हुआ तैयार, सेनापति कोई तैयार नहीं हुए। और बातों ही बातों उन्होंने कब पेट में कटार भूख ली पता नहीं चला, और उनकी यह लीला वहीं समाप्त होगी, इसलिए समाधि बनी। क्योंकि रानी दुर्गावती का बहुत ही मतलब समृद्ध शासन था, समृद्ध राज्य था, 500 हाथी थे, और उनके पास सफ़ेद हाथी था, सरमन हाथी, और उनका सेनापति था आधार सिंह, जिनके नाम से आधार तल बना जबलपुर। ये उनके दो, और राजा अकबर ने पहले तो ये दो ही चीज़ें मांगी थी कि तुम सरमन हाथी दे दो और सेनापति दे दो, बोले नहीं। तो ये उनकी मुख्य मतलब वो थी, बहुत बड़ा राज था, उन्होंने बहुत तालाब आलाब बहुत से कार्य किए, लेकिन विधि के बिना उनको इतनी सागौन है। बिल्कुल चाय पत्ती जैसा। क्या है बबलू ये तो पैकेट के बाद फिर हम इस दलिया को उपयोग शुरू करेंगे। दलिया को आपको फाड़ना नहीं ये आम, ये कौन सी वैरायटी है? देसी है, बीजू है। ये क्या है जानते हो इसको? देखिए आ जाइए ऐसे पैकेट भरते हैं। तिलेश सर कहाँ गए? आइए ना। कुछ औषधि पौधे के रूप में भी हैं। ये सतावर है, सतावर है। आइए, ये काली मिर्च है, इसमें ये काली मिर्च के पौधे हैं इसमें लगे हुए हैं। ये भी आ जाए। ये आइए नरेंद्र जी जी जी, आप लोग भी आ जाइए ना, एक तरफ से ऐसे ही से ले लो। हाँ आ जाओ आ जाओ, ये सामने बेंगलोर वाली नीम है ये जी। हाँ, इसमें तेल की मात्रा पर्याप्त निकलती है। 10 से 5 पेड़ तैयार हो पाए हमारे। एक बोरी बीज आया था जिसमें जर्मनी लगभग नगण्य रहा, तो उसमें से बच गया था। सिंदूर के पेड़ हैं, आगे भी दिखा देंगे, यहाँ पे भी है। वो ये है, वो फूला हुआ है। अच्छा वो सिंदूर, हाँ रेड कलर का सिंदूर है, कत्था वाला सिंदूर। सिंदूर सिंदूर टीका लगाते हैं।
कत्था कत्था। ये काली मिर्च पान जैसे पत्ता ये बोले चलती है। ये राहर, काली मिर्च ये काली मिर्च, ये काली मिर्च पान के पत्ता जैसे। हाँ ये पान के पत्ते जैसे ये काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च ये। हाँ ये है कि ये काली मिर्च, ये बन पान जैसा है। जंगली पौधे हैं केरवारा बोलते हैं। ये केरवारा भी ये जमे हुए चंदन हाँ यहाँ पे वो परजीवी नहीं बोले सब बीज यानी चंदन एक ऐसा वृक्ष है जिसके क्या है ये राहर जैसे दिख रहा है। ये क्या है सर? राहर ही तो ये लाल चंदन, ये सफेद चंदन है। हाँ ये सफेद चंदन है, राहर जैसा पेड़ है। सांस में मिल ये चंदन का पेड़ है। लगभग हमने 10 फुट में रहा इमली, ये देखो ये इमली, आंवला है, आंवला ये नींबू है। ये आंवला है। इधर इमली है, इमली है, मीठी इमली है, जो भी हो। ये राहर है, राहर राहर देखो। ये है सफेद चंदन। ये बड़ी राहर, ये चंदन है, राहर का पेड़ है। क्या क्या है? ये पपीता, कदम का ये कदम का पेड़ है। सामने जो कदम के नीचे है ये रुद्राक्ष है, छोटा रुद्राक्ष है, फल में है वो, फल पकना शुरू हो गया है। वो है ये कितने मुखी है? मुखी तो डूबना पड़ेगा। अभी आया नहीं है। ये फल है, ये लगा हुआ वाह पक गया है। रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष। तुमको दिखाएंगे बाकी। राम जी भैया सर फोटो ले आ रहे हैं रुद्राक्ष। छोटा रुद्राक्ष इधर से ले ले। इधर से। अरे इस वाले में उस साइड से आएगा, इस साइड से धूप आ रहा है। ये है ये कदम का पेड़ है। ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष जो माले बनते। ये वाला